प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और इसी लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। आपको याद होगा कि पिछले हमने साइंस के सेक्शन में फिजिक्स को फिनिश किया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, विद्युत को हमने पूरे अच्छे लेवल से उसको कंप्लीट किया गया है। उसमें आपको ये डाउट हो सकता है सर उसमें आपने जो होमवर्क डाले हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका डिस्कशन नहीं कराए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पैराबोलिक इसको खुद करके देखें, आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए गए, सारे फार्मूले भी क्वेश्चन करा दिया गया है। आपको थोड़ा सा क्या है कि अपने एफर्ट लगा देने हैं, कर लीजिएगा। ऐसे सर बिल्कुल आपके लिए हैं तो हम तो करेंगे ही। आपने देखा होगा कि जितने आपको होमवर्क दिए थे उसके डिस्कशन कराते ही हैं, आगे पीछे करा देते हैं, कभी अधूरा नहीं छोड़े हैं। ठीक है, और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए भी क्षमा, तो उसको भी करेक्शन कर लिया जाता है कि कुछ, ताकि आपको मतलब एक भी कुछ गलत ना आपको मिल जाए कंटेंट। ठीक, बाकी तो आप जानते हैं कि हम लोग इन सब इंसान थे, मुझे गलतियाँ कभी भी होती है, लेकिन 99% आपको अच्छे से करके दिया जाता है। और जो गलतियाँ होती है उसको भी 100% हम लोग सही कभी कभी कर लेते हैं। चलो, जहाँ भी तकलीफ होता है आप डाउट्स जरूर उसको डालिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हमारी मिस्टेक को भी आप जरूर कमेंट में डाला करें कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपसे सारी मिस्टेक है, ताकि हम भी उस पर ध्यान दिया करेंगे। चलो, आज बात करते हैं बच्चे हम लोग अम्ल क्षारक और लवण की, ये लेक्चर नंबर 5 में। आप 5 जब पढ़ने आते हो तो बच्चे कम से कम थोड़ा सा हल्के हल्के एक बार रिवाइज करके पिछले लेक्चर्स को आओ। और आपको थोड़ी एक बार बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास अब समय कम हो रहा है, तो आपको अब देखो कितने बेहतरीन आपको पढ़ाया गया। बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा हो गया है, ये फिजिक्स भी आपके बहुत मस्त चल रहे हैं। आपका केमिस्ट्री का भी टेंशन छोड़ दीजिए, ये लेक्चर और 2 लेक्चर और आएंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद से मैं बोला हूँ कि आपके पास बाकी जो भी चैप्टर हैं आपके, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, ये सारे चैप्टर आपको बहुत तेज़ी में चलेंगे। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है कि अब आपको थोड़ा फास्ट बन के रहना पड़ेगा। जितना पढ़ लिए उसको रिवीजन में रखो, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जितना पढ़ें आप हमसे उतना कम से कम याद रखें। आपको मैं ये वादा करता हूँ कि आपका सिलेबस टाइम पर हम खत्म करेंगे। आपसे बोर्ड से बहुत सारे पहले आपको रिवीजन भी करा दिया जाएगा। इन सब बातों पर ध्यान रखें, हम करा देंगे तो करा देंगे। एक मतलब मेरा टारगेट है कि जो पिछले साल बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं, तो इस बार आपके नंबर 400 प्लस नहीं, आपके 450 से ऊपर नंबर जाने चाहिए। और आप कहीं ना कहीं अच्छी, आप अच्छे लेवल पर जाएँ, रैंक भी आपके अच्छे आने चाहिए। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मेरा भी कुछ नाम होगा आपके कारण कि आपने हमसे कुछ सीखा। मैं आपने आपको ज़्यादा कुछ करना है, क्योंकि आपके सहारे हम भी बहुत कुछ चमकेंगे, आगे बढ़ेंगे। ताकि एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपको रिवीजन आपको करने हैं, एक बार हम खुद से भी रिवीजन करा देंगे। ओके, चलो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। तो पिछली क्लास की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। हमने कुछ पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच के महत्व के बारे में पढ़ा था, उसकी दैनिक जीवन में यूज़ किया है उसको पढ़ा गया था। आपको शायद याद हो तो हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था कि जो इसका जो पीएच 5 पॉइंट, देखिए सारे वर्षा जो होते हैं बच्चे अम्लीय वर्षा होते हैं, ये तो कितना 6 पॉइंट से ऊपर आया गया था सिर्फ। लेकिन जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम आता है उसका पीएच, तो उसको हम बोलते हैं ये वही अम्लीय वर्षा है। और आपको ये भी पढ़ा दिया गया था कि अम्लीय वर्षा नदी के पानी पीएच को भी कम करके जलीय जीवन को अस्तित्व में, जितना उसमें जलीय जीव है, मतलब जो भी मछली रहती हैं, सारी जलीय जीव की बात करें, एक्वेटिक जो भी उसमें एनिमल्स हैं, उनको सारी तकलीफ़ें आती हैं। और लेकिन ज़्यादा अम्लीय वर्षा कब होगी, जब उसका हम इससे बात करते हैं उसमें पीएच उसका कम हो। लेकिन ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है कब, SO2 और देखो O2 और SO2 मिल जाए, SO3 वाला, SO3 प्लस H2 से फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, NO2 प्लस H2O, H2O मतलब वर्षा के जल, ठीक, यानी नाइट्रिक अम्ल। अब बच्चे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कुछ दिए गए थे, हम उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। हमारे शरीर के पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो आपको एनसीईआरटी में दी गई थी, शायद आपने वहाँ से हाईलाइट भी किया होगा, इसको पढ़ा भी होगा। और कुछ बातें मैं इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि आप उसके बहाने कम से कम बुक तो छुएँ आप। देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बुक नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, जो बहुत ये बेकार चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे लेके चली जाएंगी। मैं कहाँ बताया था अपने, ये रहा, मैंने आपका हाईलाइट भी करके दिखाया था कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच के इसका पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये पॉइंट है इसका आंसर। अब देखिए बच्चे, इसका क्या हो गया, आपने बुक में देखा, बुक से वेरीफाई किया, तो आपके आंसर बिल्कुल तो हमेशा के लिए सही हो सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आखिरी था शायद मेरे हिसाब से। थोड़ी लाइट की समस्या है क्योंकि अंधेरा है, रात में वीडियो बना रहे हैं, सुबह के 3 साढ़े 3 में आपके लिए हर दिन काम होता है बच्चा जी। कभी कभी लेक्चर लेट आते हैं तो इसके लिए कुछ समस्या कारण नहीं आ पाता है। चलो, एक और लाइट ऑन कर दिया हूँ ताकि आपको बेहतरीन दिखे।
अब इनका तो आप जानते हैं, कभी जस्ट अपने पढ़ा था कि मुंह अब जो अपने अपना दांत जो होता है बच्चे जी, दांत की जो भारी होती है बच्चे जी, जिसे हम बोलते हैं इनेमल, और वो बना किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और ख़राब वो कब होने लगता है, उसके क्षरण कब होते हैं, तो उसका पीएच आप बताइए जल्दी से, क्या आपने किसको टिक किया था। तो हमने आपको यहाँ भी पढ़ा रखा था। देखिए जो हमने दांत के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर पीच का दंत क्षय यानी दंत क्षरण, दांत खराब होना। तो यहाँ पर आपको नोट्स में लिखवाए गए थे कि जब अपने, लेकिन मुंह का जो पीएच मान जो अपने माउथ होता है, एक सलाइवा तो हेल्प करता है, लेकिन जब उसका ये पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, बच्ची आप ऐसा कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, ठीक। और आपके नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इस पर भरोसा करें। पिछले साल बच्चे ने अच्छा स्कोर किया था। आप साइंस के लिए, मैथ के लिए बिल्कुल श्योर रहिएगा, आप इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए किस किस में से आपको नहीं डरना है मेरे हिसाब से, जहाँ हमसे आप पढ़ रहे हैं। आपको हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहे। हाँ, आप क्या कहा, मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं मुझ पर बोल देता हूँ, इंग्लिश अभी नहीं चल रहा है लेकिन मैं इसके लिए कुछ ज़रूर करने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से पहले, कि ताकि आपके 60, 70, 80 नंबर कम से कम इंग्लिश में ज़रूर आ जाए। इसके लिए मैं आपके लिए काम कर दूंगा अंत में। लेकिन अब इसके लिए ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अभी से कुछ ना पढ़ें, अपने बुक को रीड कीजिए, थोड़े क्वेश्चन बैंक ट्राई कीजिए, या अदर चैनल जहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हो थोड़ा वहाँ से भी लेक्चर देखा करें। ऑफलाइन तो बच्चे के लिए व्यवस्था की गई है, मैं ऑनलाइन वाले की कहता हूँ। और एसएसटी में थोड़े से अपने फटले डाल दें, बस इतना मेहरबानी कर दीजिएगा तो काम मेरा हो जाएगा। क्योंकि एसएसटी हम बच्चे जी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़वा सकते हैं, अपने पास भी फैसिलिटी है, लेकिन थोड़ी सी अभी हम कमज़ोर पड़ रहे हैं कि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है। बच्चे जी आपको यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखवाया था दुर्बल क्षारक के बारे में, बहुत सारे इसके पहले लेक्चर में दुर्बल क्षारक के बारे में। तो यहाँ पर इसके लिए मैं कोई, देखिए हर बार सबके कुछ डिफिनेशन दिए गए थे, इसमें कुछ एग्जाम्पल ही नहीं दिए गए दुर्बल क्षारक में। यहाँ पर छूट गया, मुझे देना चाहिए। आपके पास जगह है तो यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ भूल गया हूँ तो मैं थोड़ा उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर लेके आ गया हूँ कि दुर्बल क्षारक जो होते हैं, ये दुर्बल जो भस्म होते हैं बच्चा जी, जैसे देखिए हम बात करते हैं NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चे जी, यहाँ पर रिवर्सिबल दिया गया है, दो ऐसे एरो हैं, एक इधर से वापस ये, इसका मतलब ये होता है कि मैंने बताया जब पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, जो कहाँ पर आपको साइन पढ़ाया गया था, इसका साइन का मतलब होता है कि जब आयन टूटेंगे उसके, आपने पढ़ा था दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या है, जब आयन जल में पूरी तरह से घुल कर या तो H+ हाइड्रोजन आयन देगा या OH देगा, उसे हम क्या बोलते थे, ये प्रबल है या दुर्बल है। तो ये साइन बताता है कि प्रबल है, ठीक। ये प्रबल क्षारक के नीचे ये वाला एरो दिखाता है। और आपने दुर्बल में क्या कहा था सर जी, आपने दुर्बल में पढ़ा था ये वाला एरो, ओहो थोड़ा हम पीछे ही रहना चाहिए ताकि आपको मैं बात समझा दूँ। जैसे आपने पढ़ा था, अच्छा आपने क्या मैं बता रहा हूँ, हाँ वीक, सॉरी वीक, हाँ प्रबल में आपने क्या ये पढ़ा था, प्रबल क्षारक में ये वाला एरो डायरेक्ट एक बार गया तो दो बार उधर से, ये देखिए पूरा कंप्लीट है। ये एरो क्या है बच्चे जी, ये तीर का निशान पूरा कंप्लीट है, तो ये बताता है पूर्ण रूप से आयन टूटेंगे इसमें और अपना OH जरूर ज़्यादा मैक्सिमम देंगे। लेकिन ये एरो हाफ है बच्चे जी, पार्शियल, देखें यहाँ पर आधा है, यहाँ भी आधा है, कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये दुर्बल है। तो दुर्बल क्षारक में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल होते हैं ये वाले, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षारक है, सॉरी हम दुर्बल क्षारक की बात कर रहे थे ना यहाँ पर, एक सेकंड बच्चा जी, ये रहा बच्चा जी, देखें ये पर यह Cu है, Cu ये वीक है, वीक बेस है, यहाँ पर प्रबल लिखा गया है, यहाँ पर दुर्बल होना चाहिए। तो एक सेकंड थोड़े से मुझे कर लेने दीजिए बच्चे जी, इसलिए बोलता हूँ कभी आप नोट्स जब मैं आपको पढ़ाने, जब नोट्स देखिएगा तो नोट्स बनाया गया, एक बार आपको पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले समझेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में थोड़ा मैं समस्या देखा हूँ, वो ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, ये गलत बात है। पहले आप क्या कीजिए, समझिए चीज़ों को, फिर आराम से हम उसको नोट्स बनाएंगे ताकि आपकी भी तकलीफ नहीं। मैं तो इसलिए मैं तो इसको ये रखता हूँ, ये पेंसिल से लिखा गया था कि ये जो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चा जी, क्या है आपसे पूछा है तो ये तो एक क्षारक है, एक बेसिस है, लेकिन ये कैसा है, दुर्बल है। कैसा है ये, दुर्बल है, वीक है, ये दुर्बल है, ठीक।
या इसको आप दुर्बल भस्म बोल दीजिए, क्षारक को हम भस्म बोलते हैं। वीक है, कैसा ही है, वीक है। चलो आज क्या है सर, आज शुरू होगा आपका, यहाँ समझिएगा आपका लेक्चर नंबर 5 शुरू हो रहा है, 5। तो हम बात करेंगे आप उदासीन अभिकरण अभिक्रिया की। आपने इसको पढ़ रखा था, तो उदासीन अभिकरण अभिक्रिया क्या है बच्चे, इसमें अपने इसको पढ़ा है, तो थोड़ा इसको हम इसमें बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखी जा रहा है कि थोड़ा समझे इसको, पहले एक बार नोट्स पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। कहते हैं कि एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, जितने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, यानी सर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें एक अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जिसमें अम्ल क्या करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, उसे हम लोग उदासीन अभिकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीन अभिकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चे जी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। क्लियर है, आपने क्या पढ़ा कि एक ऐसी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक दूसरे को विस्थापित करना, ठीक। और जिसके साथ अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल एसिड बेसिस से अभिक्रिया करके उसमें सॉल्ट और H2O बनाते हैं। इतनी बस ये छोटी सी बातें हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब नोट किया आपने, हाँ सर, चलो आगे बढ़े, ठीक है, ओके सर। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपने कहा सर एसिड बेस, आपको बच्चे जी यहाँ पर बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखिएगा मज़ा आ जाएगा, आप बाकी से बेहतर थोड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको ढक के समझाते चलूँगा, ताकि आपको फील है कि हाँ सर अभी लाइव जस्ट पढ़ा ही रहे हैं। देखिए अपने पढ़ा कि एसिड जो होते हैं बेस से रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, और ये कैसी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एक हमने अम्ल लिया HCl जो प्रबल अम्ल होता है, और ये क्या किया है बच्चे जी, एक क्षार से अभिक्रिया किया, तो NaOH क्या है, क्षार है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, और ये अम्ल है, क्षार नहीं, इस क्षारक बोलेंगे हम। अभिक्रिया करके डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए जिसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है, अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या है, कटायन, और ये क्या है, एनायन, ये निधनायन और एडिनायन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, सोडियम प्लस और OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, ये कटायन इस एनायन से भेज करेगा, पहले इसको लेते हैं, बड़ा है, ये सोडियम प्लस और इस क्लोरीन को ले लेगा, क्योंकि इसको लवण बनाना है, सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट बना लिया। और देखिए अब ये इसके आयन को ले लेगा, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। ये इसके आयन के साथ रिएक्शन कर लिया, कंबाइन किया और इससे किया, तो देखिए यहाँ पर H था और यहाँ OH है, H और OH ये दोनों मिलकर कितने, देखिए एक किस्में का H, एक किस्में का H, 2 हो गया, और ये O, तो H2O। कितने सिंपल सर, आप तो बहुत बेहतरीन समझा दिए। हाँ, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं बच्चा जी, आप इसको फील के साथ पढ़ सकते हैं कि ये कटायन इस एनायन से लेगा और ये कटायन इसके एनायन से जाएगा, तो यहाँ H और H, 2H यानी H2, और इसमें क्या O, H2O जल। तो आपने यही तो पढ़ा था कि जब बेस अम्ल एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके लवण और H2O बनाते हैं, H2O बना दिया लिक्विड फॉर्म में, आगे क्यों हो गया। अब इस पर हम कुछ बात करते हैं, इसको एनालाइज करने का मतलब है बच्चा जी, इस पर हम कुछ अध्ययन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा इसके हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास क्या है बच्चे, ये सोडियम क्लोराइड क्या बना, क्या लवण बना, सोडियम क्लोराइड। आपके पास एक सॉल्ट बना, सॉल्ट मतलब नमक नहीं होता बच्चे जी, हाँ सॉल्ट नमक क्या है, एक लवण का रूप है। हम जो नमक खाते हैं ना घर में, वो सॉल्ट है, लेकिन उसको हम पूरे सॉल्ट ही नहीं बोलेंगे, एक सॉल्ट का रूप है। सॉल्ट की बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, उसमें से हमें अपना कॉमन सॉल्ट भी आता है। हाँ, अपने हम लोग जो घर में नमक खाते हैं उसको हम लोग साधारण नमक बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इनके देखिए, इसमें क्या था, इसमें कटायन था, इनमें क्या था, कटायन, और क्लोरीन क्या था, एनायन। कटायन बोले तो बच्चे जी धनात्मक, और एनायन बोले तो ऋणात्मक। अब बच्चे जी देखिए, इसमें बात कर रहा हूँ, एक आपको टेक्निक सिखाया जा रहा है, इसको बहुत आपके इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, सिर्फ आप फिजिक्स वाला पे जाकर ऐसे पढ़ सकते हो। बाकी इतने कंटेंट अच्छे आपको नहीं मिलेंगे पूरे लेक्चर में, और वही खासकर इतने बेहतरीन इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको नहीं मिलेगा। चले प्लस और अब देखें बच्चे, आप जब याद रखिए टेक्निक है, जो प्लस आता है ना वो क्षार से आता है, क्षारक से आता है। जो भी ये आया क्षार से आया, चेक करें, सोडियम क्लोराइड ये क्या है, क्षार से आया है कि नहीं आया है, क्षार से आया है कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर जी। अब देखें एनायन, एनायन फ्रॉम एसिड, एनायन कहाँ से आते हैं बच्चे जी, एसिड से आते हैं। चेक कीजिए एनायन क्या है इसमें, क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ है, एसिड से आया है। एक टेक्निक इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ये तो मैं सुनील सर को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि इतने प्यारे से पढ़ाते हैं, मज़ा आता है। इतने बच्चे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते जितना आपको यहाँ पर कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। इतने अच्छे कंटेंट हम लोग पढ़े नहीं थे अपने वक्त में,
क्योंकि हमारे पास शिक्षा की बहुत अभाव था। आप लोगों की जनरेशन बहुत मस्त चल रहा है, लेकिन इसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल के बच्चे। बाकी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम को भी फोड़ रहे हैं। लेकिन 90% बच्चे को देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अपने वक्त अपने टारगेट से भटके हुए हैं। पता नहीं आपको क्या हो चुका है। आपकी जनरेशन इतने अच्छे, आपको यूट्यूब पर लेक्चर आए हैं, फ्री में आप पढ़ सकते हो, दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हो, 3 बार आप जितने मैक्सिमम टाइम उसको वॉच कर सकते हो। आप हमारा ही आप जितने मेरे बच्चे को बार ऑफलाइन के बारे में आप लोग जो भी आपको लगता है उसको दोबारा लेक्चर को रिवाइज कर लो, फास्ट मोड में जाके 2x पर जाके 1x पर, जितना आपको स्पीड चलता है आपके रिवीजन अच्छे हो जाएंगे। तो आप इसको नोट्स बनाएंगे। अब कितना अच्छी पता चला कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। लवण बच्चे जी आपको उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें लवण का जो कैटायन होता है कहाँ से आता है, फ्रॉम ब्रेस क्षार से आता है, क्षारक से आता है, भस्म से आता है। और उसके जो उस लवण में जो कैटायन यानी इसमें कैटायन सोडियम कैटायन है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन ये क्या करता है, इसको लूज कर, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। पढ़े हैं फॉर्मूला 9th क्लास में, तो बिल्कुल चले। अब हम बात करते हैं बच्चे इस सॉल्ट के बारे में। आज का टॉपिक ही लॉन पे है। तो सर क्या हम एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ेंगे? अरे बच्चा जी आपको एनसीईआरटी से ही कंटेंट लेके आए जा रहे हैं, तो आपको और एनसीईआरटी से थोड़ा एडवांस पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो करा दिया गया था, इसके करा दिया गया था। हमने आपको बोला है कि जब जब आपके एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें दी गई हैं, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, इसको बहुत बेहतरीन से पढ़ें। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि शुक्र वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। कभी आपसे पूरा पूछा जाए कि शुक्र वेनस, शुक्र जो ग्रह है, इसका वायुमंडल जो होता है किससे बना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत बादलों से बना है। कहाँ का भाई वायुमंडल, तो ग्रह है जिसका शुक्र ग्रह का। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का वहाँ पर जीवन संभव है जहाँ पर अम्ल का ही मोटा परत है? अब एक क्वेश्चन ही छोड़ रखे हैं इन्होंने कि आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जीवन संभव है, वहाँ पर लाइफ हम लोग जी सकते हैं? चलो, और मिट्टी उट्टी सब हमने पढ़ा था, मिट्टी के पीएच माने से पढ़ लिया था। इन सबको भी आपकी एक्टिविटी को भी बच्चे जी बहुत बेहतरीन थोड़ा सा पढ़िएगा। आप नंबर के पीछे मत जाए कि आपको साइंस में नंबर कम आने वाले हैं, इसमें नंबर कम होते हैं, बॉडी में। हम मानता हूँ अभी आपका नंबर कम के लिए परीक्षा होता है, लेकिन कभी कभी अपने जीवन के लिए भी पढ़ें। अब ये सब हो चुका है पढ़ाई, और आज हम ये सभी पढ़ा दिया गया, तो बहुत बेहतरीन से आपको याद रखना है टेबल को। लवण का परिवार, इसको जरूर आज पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन से इसको पढ़िएगा। कुछ लवण के सूत्र लिखने के लिए बोल दिया है, पोटेशियम सल्फेट लिख के देखें, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया। तो ये इसको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपको फार्मूला बनाना मैं सिखाया हूँ 9th क्लास में। और जो बच्चे बोलते हैं क्लास 10th वाले सर हमने तो नहीं सीखा, तो बच्चे थोड़ा सा वेट करें, क्लास 9th का वीडियो जैसे अपलोड होने वाला है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वहाँ से आप सीख लीजिएगा और इनका धुआं छोड़ा दीजिएगा। ऐसे मैं चाहूँ तो अभी जस्ट बनवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आपने क्यों, आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, जब क्लास 9th आप पढ़े हो, थोड़ा इसको करके इन सब का रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है। अभी इस नोट्स के जो लवण पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, या अभी लिख लें, आपकी मर्जी है। जो बच्चे सीख लिए वो तो लिख लें। चले, अब लवण के परिवार को अपने में पढ़ा दिया, ठीक है, उनके सूत्र आपको लिख लेने हैं अपने नोट्स में। चलिए अब बात करते हैं लवण क्या है, व्हाट इज़ सॉल्ट। सॉल्ट, यहाँ लवण की बात करना है कि आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता होगा, जिनमें धनात्मक रूप से आवेशित आयन, जिसमें जो पॉजिटिव आयन होता है, आम तो होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, सिर्फ इसको छोड़कर, NH4 अमोनियम को छोड़कर, और NH4 इसको छोड़कर सारे, देखिए इसमें पढ़ा है सारे धातु क्या है, आयनिक रूप से आवेशित होते हैं, सब आयन पॉजिटिव होता है। लेकिन इसको छोड़कर ये धातु आयन और ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ये धातु जो होता है ये क्या होता है बच्चे, ये ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। इसको छोड़ दें तो बाकी सब क्या होते हैं, जितने लवण के आयनिक यौगिक, लवण क्या है, पहले आयनिक कंपाउंड है, लवण क्या है, एक आयनिक यौगिक है जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसमें एक NH4 को छोड़कर, अमोनियम को छोड़कर सारे के सारे आयनिक धनात्मक रूप से होते हैं, आयन होते हैं। ये ऋणायन होता है, यानी अधातु होता है, ये एक नॉन मेटल होता है, बाकी सारे के सारे मेटल है इसको छोड़कर। अब यस नो में एक सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर जरूर करें, इसको नोट्स में लिखें। अब जितने सूत्र थे लवण फैमिली वाले उसको आप लिख लें। अब यस और नो में फार्मूला का मेरे हिसाब से जवाब दीजिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, सर ने पूछा था कि क्या लवण विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, कि क्या जितने सॉल्ट होते हैं क्या वो इलेक्ट्रिक रूप से न्यूट्रलाइज होते हैं, उदासीन होते हैं? जल्दी सोचें और जल्दी से इसका आंसर करें। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ।
क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में होगा, नो टेंशन, बच्चे अच्छे हैं। जल्दी कीजिए बच्चे जी, जल्दी। तो चलो, आपने आपसे पूछा गया था कि यस और नो, तो आपने क्या कहा था, मिला लीजिए, बच्चों ने क्या बोला होगा। तो इसके जिन जिन बच्चों का आंसर यस था, आप सही थे। चलो, जो लवन होते हैं विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ठीक है। क्यों, अब देखिए से बात करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। सॉरी, अब से एक बात समझाया जा रहा है कि इसमें जो आपने बात की है सर, विद्युत रूप से उदासीन, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश नहीं होते हैं, जिसमें ना प्लस हो ना माइनस हो, जिसमें ना धन आवेश हो ना ऋण आवेश हो, तो उसको हम बोलते हैं कि विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। जैसे आप चलिए एक बात करते हैं, आप सोडियम का ही ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड अपने यहाँ पर लिया था एक लवण, आपने यहाँ पर एक रिएक्शन कराया था, तो आपको एक लवण मिला था सोडियम क्लोराइड NaCl। अब उसी को थोड़ा आप देख लीजिए क्यों ये उदासीन होते हैं विद्युत रूप से, क्यों उसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, क्योंकि देखें NaCl, तो NaCl में बच्चा जी क्या है, एक सोडियम का कैटायन है और एक क्लोरीन का एनायन है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, खत्म, एक प्लस था एक माइनस हो गया। जैसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस होता है, 2 MgCl2। तो देखिए अब इसमें नहीं MgCl2, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, तो इसका होता है, मैग्नीशियम होता है 12 पर, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, तो इसमें 2 चार्ज होते हैं, तो Mg पर 2 चार्ज, और Cl2 का मतलब हुआ बच्चा जी, इसमें 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन पर एक आयन होता है, कैटायन होता है, एनायन, लेकिन इसमें 2 हैं, तो 2 हैं, तो बच्चा जी क्या हो गया, 2 इसके आयन और 2 इसके आयन आपस में खत्म, तो इसमें चार्ज ओवरऑल से इस पर कोई चार्ज नहीं बच रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि जितने सॉल्ट होते हैं विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। चलिए कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं, आपको जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, नाम है या कुछ लवण के नाम दिए हैं, सोडियम क्लोराइड, अब सर आपको भी लिखवा दिए, हाँ इसीलिए पहले बोला था, देखिए इसमें से बहुत सारे को मैं लिखवा ही दिया हूँ, जितने इसमें कुछ सॉल्ट हैं लवण के हैं, इसमें फार्मूला आ गया है, लेकिन जो बचा है जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, देखिए ये क्या है, लवण, ये सब क्या है, लवण के नाम है, तो आप यहाँ हेडिंग पर लिख भी सकते थे कि ये लवण है, सब के सब, ये उनके क्या है, सूत्र हैं, फार्मूला है, और ये क्या है उसके बच्चा जी, पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, और ये क्या है बच्चा जी, ये नेगेटिव आयन है। ओके, चलो सर जी, तो सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब देखिए इसमें Na पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, दोनों खत्म, उदासीन विद्युत रूप से। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम 2 और क्लोरीन 2 है, Cl2 का मतलब है 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर एक होता है, तो 2 है, 2 हो गया, 2 खत्म सर, खत्म कहानी। और ये रहा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चा जी, ये लवण है, और सारे क्या है विद्युत रूप से उदासीन है, आप देख पा रहे हैं, सब में के चार्ज बराबर है, यहाँ पर एक, यहाँ पर -1, खत्म। चलो, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन होते हैं, आपस में दोनों मिलके पूरे न्यूट्रल होते हैं, कुछ बचता ही नहीं, उसमें कोई चार्ज नहीं बचता, इसीलिए ये उदासीन होते हैं। फिर आपसे गिव अप थॉट पूछेंगे, आपके विचार पूछा जाएगा, तो अपने विचार दीजिएगा। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखें ध्यान से। आप पर क्या थे कि एसिड, बेस, सॉल्ट और लवण अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक, लेकिन आपसे मैं क्या की हूँ, यहाँ पर एसिड का नाम छिपा दिया गया, बेस दे दिया गया है, सॉल्ट दे दिया गया है, और वाटर दे दिया गया। अब बताएं यहाँ से कौन सा एसिड भरना है, क्या भर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब अच्छे बच्चे यहाँ भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ गया है, आपको पढ़ाया गया है कि जब एसिड पूछेगा, एसिड कहाँ से आता है, एसिड फॉर्म आएगा अनायन से, एसिड कहाँ से आएगा, अनायन से, और क्षार कहाँ से आएंगे, कटायन से। अब बताइए जल्दी से, इसमें अपना दिमाग लगा कर बच्चा जी जल्दी बताइए, तो इसमें भरिए तो कौन सा अम्ल बनेंगे आप? तो उसकी आप पहले अपने लवण पर विचार कीजिए। लवण पे क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन किस अम्ल में आता है,
क्लोरीन किस अम्ल में आता है? तो सर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ओहो, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलो इसमें देखिए क्या है, क्लोरीन क्या है? अम्ल है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? अम्ल है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? निगेटिव। ये कहाँ से आया होगा? ये क्या है? माइनस चार्ज। ये क्या है? प्लस चार्ज। ये माइनस वाले कहाँ से आते हैं बच्चे? अम्ल से। क्लोरीन किस अम्ल में होता है? आप अपने आपके सिलेबस में अम्ल कौन सा पढ़ाया गया जिसमें क्लोरीन होता है? तो HCl। क्या पढ़ाया गया है? HCl। और सर ये HCl भर देना चुपचाप, लेकिन आपको यहाँ पर थॉट दिया जाएगा, आपको टेंशन रटना नहीं है। चलो अब इसका आंसर HCl कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ, आप बाद में भर लीजिएगा, अभी समझे इसको। मैंने कहा HCl क्यों? क्योंकि देखिए क्लोरीन तो भाई एक प्लस और एक माइनस, तो क्या बनेगा? HCl। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 आप इसे पकड़ लेंगे। क्लोरीन कहाँ था? HCl में आता है। अब HCl ही क्यों, यहाँ पर क्या भर दीजिएगा? HCl भर दे दूसरे कलर से। चलो लेकिन अब देख ऐसा कोई, मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपको सबको अपने से भरने हैं। मैं लगता है पेन ही छोड़ दिया, चलो पेंसिल से ही भर देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर होगा कौन सा एसिड इसमें था? तो इसमें एसिड था क्लोरीन। कैसे पकड़ा? मैं यहाँ से पकड़ा, लवण से। लवण पे मैंने विचार किया तो क्लोरीन था, और क्लोरीन जब भी आएगा तो ये एक एनायन से आएगा। एनायन बोले तो जिस अम्ल में ये एनायन हो, तो क्लोरीन में देखिए हाइड्रोजन में क्या है? ये कटायन, और ये क्या है? एनायन है, और ये अम्ल भी हैं। चलो अब थोड़ा इनका ये कंसेप्ट नंबर 1 है पकड़ने का, आपने पकड़ लिया। अब इसका और विचार करते हैं इसके बारे में, और क्या इसमें आप सीखते हैं इस चीज़ से, थोड़ा एडवांस बहुत ज़्यादा। आपने कहा HCl, यहाँ क्या भर दिया आपने? HCl। आपने क्या भर दिया? HCl NH4OH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बनाएगा? ये तो रिएक्शन में दिया ही था, ये और भी बना रहा था। अब ये कैसा है? ये लवण है कैसा? तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। ये क्या है? HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? दुर्बल क्षार है, याद रखिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर जो बनाए थे लवण, ये सॉल्ट बनाए हैं, ये क्या है? एसिडिक है, ये अम्लीय लवण है। ओह सर कितने अच्छे बात है। ये क्या है? अम्लीय। कैसा लवण है ये? अम्लीय लवण है तो लवण, सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन ये सॉल्ट कैसा है? अम्लीय लवण है कि क्षारीय लवण है, तो आप इसको अम्लीय कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके स्ट्रॉन्ग एसिड ही जो इसमें एसिड मिला है इसको स्ट्रॉन्ग मिल गया है, तो स्ट्रॉन्ग उसको बनाएगा ही बनाएगा। ये मैं फिर से रिकॉर्ड दे रहा हूँ ताकि बच्चे के कुछ भी ना छूट जाए, मुझे तकलीफ़ होगी थोड़ा सा। चलो अब देखें, अब जो इसका जब ये अम्लीय है तो इसका pH क्या होगा? आपने पढ़ा था अम्लीय लवण का pH मान, अम्लीय लवण का pH मान 7 से कम होगा। अम्लीय लवण का pH मान 7 से कम होगा, तो यहाँ पर ये भी समझा दिया गया। कंसेप्ट नंबर 2 है। कंसेप्ट नंबर 1 आपने पकड़ लिया कि इसमें कौन सा अम्ल है। तो क्वेश्चन में से और पूछने जा रहा हूँ, जल्दी कीजिएगा। देखें अब इस क्वेश्चन को भरिएगा। देखिए सवाल क्या था, अब इस पर क्या है? लवण का नाम है सल्फेट, कॉपर सल्फेट। सूत्र उसका दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्षार क्या आएगा, और जबकि लवण दे दिया हूँ H2SO4। अब इसमें आपको ये पता करना है इसके क्षार कौन सा है। आपने जो पढ़ा था उसमें एक क्षार से बना है कि लवण अम्ल क्षार मिलकर ही लवण बनते हैं। तो लवण का सूत्र मिल गया है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट। तो ट्राई कर लिया क्वेश्चन को बच्चा जी? हाँ बच्चे ने ट्राई कर लिया होगा। चलो एक बार हम सवाल लिखते हैं अपना फार्मूला कि एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, चले तो यहाँ पर एसिड मेरा दे दिया गया है, बेस हमसे पूछा जा रहा है, सॉल्ट हमारा मिल चुका है कॉपर सल्फेट, और H2O तो है ये। हमको यहाँ भरना है, तो थोड़ा टेक्निक्स के बच्चे, मैंने बोला कि अपने सॉल्ट का एनालाइज करें। तो यहाँ पर देखें आपके सॉल्ट में क्या है, इसके जो ये एनायन है SO4 है। क्या है ये? SO4 है, और इसके कैटायन क्या है? कॉपर है। आपको खोजना है क्षार क्या होगा? क्षार। तो क्षार में ऐसा क्षार का नाम बताइए जिसमें बच्चा जी कॉपर आता हो। तो थोड़ा देर पहले भी आपने पढ़ा था, मैं आपको एक दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ा था, याद है? या कॉपर सल्फेट, वो सर कॉपर सल्फेट। हाँ नहीं, आपको आज के ही लेक्चर में क्या पढ़ाया था, थोड़ा मैं उसको याद दिलाना चाहूँगा। ये वाला को क्षारें पकड़ना है ना, तो ये मैंने आपको भी कैसे दुर्बल क्षार पढ़ाया था, कॉपर जिसमें हो हाइड्रोक्साइड। क्या था ये? कॉपर हाइड्रोक्साइड। सर कैसे पकड़ना है इसको? कॉपर हाइड्रोक्साइड ही होगा। देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड इसलिए होगा कि आपके सिलेबस में जो क्षार है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ही एक बचा है, और कोई तो है नहीं इसके अलावा दूसरा, बाकी जो है तो। और अब क्या पकड़ना था यहाँ से? एसिड में क्या है? H2 है, H2SO4 है। ठीक है, और आपको क्षार पकड़ना है। मेरा क्षार कौन सा है? तो पूरे क्षार में जाएंगे आप, जिसमें कॉपर तो आया ही है, और ये आया होगा किससे बच्चा जी? ये आया होगा एनायन से।
ये किससे आया होगा, एनायन से आया होगा। तो इसमें आप एनालाइज कीजिए, इसमें कॉपर, सॉरी पहले इसमें B7 पकड़ते हैं तो मेरा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मतलब कॉपर, सॉरी Cu है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो इसमें कम, क्योंकि यहाँ कॉपर देना है तो कॉपर और ये लवण क्षार होना चाहिए, तो एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है, दूसरा कोई नहीं है। अब देखें OH फिर क्या था, एक माइनस चार्ज था और कॉपर पे क्या 2 चार्ज है, तो ये ऐसा बना था। ये कम से कम हमने पकड़ लिया। अब जो ये तो क्या है, विक बेसिस है, ये दुर्बल क्षार है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। तो इसका भी लवण कैसे बना होगा, ये कैसा लवण होगा, कॉपर सल्फेट कैसा लवण होगा, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल, ये क्या है, दुर्बल क्षारक। तो जो कॉपर सल्फेट बना ये अम्लीय लवण होगा। इसका भी pH मान 7 से क्या होगा बच्चा जी, pH मान 7 से क्या होगा बच्चा जी, कम होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लें, आपको बहुत चीज़ रिविजन करा दिया हूँ, मज़ा आ गया आपको। क्वेश्चन पूछा गया, इस बार आपको लवण का नाम दे दिया गया, सूत्र दे दिया गया। इस बार फिर आपसे बेस पूछा जा रहा है, अम्ल दे दिया गया। अम्ल क्या है, HNO3 HNO3 आपको अम्ल दे दिया गया है। जल्दी से बताएं कि इसमें कौन सा क्षार आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके क्या बोलते हैं, इसके लवण पे नाइट्रिक है, इसमें देखिए नाइट्रिक है। तो कौन सा अम्ल में नाइट्रेट रहता है, नाइट्रिक। तो आपने नाइट्रिक अम्ल का नाम सुना होगा। तो अम्ल दिया है, क्षार पूछा है जिसमें मैग्नीशियम आना चाहिए, तो आपने कहीं ना कहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है क्षार में। और सर आप तो ऐसे ही बता दिए कॉन्सेप्ट पकड़ के। आप भी बता सकते हैं बच्चे, देखो आपको एसिड दे दिया गया है, यहाँ पर क्षार पूछा जा रहा है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर बनाएंगे लवण। तो ये तो बन चुका है, यहाँ पर क्या भरना है, तो आप यहाँ से पकड़ेंगे। एक तो मैग्नीशियम चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीशियम, और वो क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दूसरा, तो क्योंकि क्षारक क्या होते हैं जो OH देते हैं, OH, क्षार में OH चाहिए। तो मैग्नीशियम OH लगाइए ना। सूत्र कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड पर 1 चार्ज और मैग्नीशियम पर 2 चार्ज, इसका इसमें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया, अवधारणा 1 बोले या कंसेप्ट 1 बोले। चले अब एनालाइज कीजिए कि कैसा है ये लवण, कैसा है। चलो बात करते हैं। ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षारक है। ओहो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, अरे भाई जब बढ़िया टकरा के तो न्यूट्रल हो ही जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जल, क्वेश्चन और पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड में कि जल का pH मान क्या होता है, तो जल क्या होता है, जल उदासीन विलयन होता है, तो जल का pH मान 7 होता है। जो उदासीन होता है उसका pH मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से ना लेस देन ना ग्रेटर देन, इक्वल टू। यस और नो, यस और नो, यस और नो। आइए सवाल पूछते हैं आपसे फिर से, छूटा तो नहीं ना प्यारे जी, प्यारे मेरे प्यारे बालक जी। चलो सर, आप हमें प्यारे बालक जी क्यों बोलते हो, क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत आप लोग परिश्रम कर रहे हैं मेरे साथ, आप भी नोट्स बनाते हैं, आप रिवाइज भी करते हो, थोड़े आप एफर्ट लगाएंगे, आप केवल आप अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी मेरी भी सहायता तो जरूरी होगी। सर ने, भैया ने थोड़ा हेल्प किया था हमको। चलो, क्या लवण केवल उदासीन अभिक्रिया अपने पढ़ा कि जो लवण बनते हैं, तो क्या ये उदासीन के साथ बनता है। चलो चेक कर लेते हैं, हाँ या ना। जब सॉल्ट बना है तो क्या हमेशा न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हुई है क्या, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे यस, कुछ बच्चे बोलेंगे नो, लेकिन जिन बच्चे ने बोला नो बोलते क्या सही थे, क्योंकि ये तब बनते हैं जब धातु तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के या क्षारीय बाइकार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेंगे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये क्या बनते हैं जब तनु अम्ल एसिड या क्षारीय धातु बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई लोचा नहीं है कि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होना चाहिए। चलें, अब हम बात करेंगे आपका टॉपिक। अब देखिए क्या है आपके एनसीईआरटी में, क्या है इसको तो पढ़ लिए, लवणों की जानकारी, इन सारे के फार्मूले अपने लिख लिए और इनको थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना है आपको। ये भी क्रियाकलाप को देख लेना है, इनके pH मान, लवणों का pH भी देख लीजिएगा। आपसे कुछ सवाल पूछा गया है, लवण इनका pH मान क्या होता है, प्रयुक्त पदार्थ, और ये इसको देखिए, कहते हैं कि अम्ल और क्षारक pH के साथ का pH मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, अभी तो आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलते हैं तो
उनका जो पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन मिल का पीएच मान 7 होता है। इसीलिए प्रबल दुर्बल क्षारक और दुर्बल लवण के साथ पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक ये तो 7 से कम होता है, ये पढ़ा दिएगा आपको नोट्स में पढ़ा दिएगा। और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और ये तथा ये क्षारकीय होते हैं, और जो 7 से अधिक होगा क्षारकीय होगा, जो 7 से कम होगा अम्लीय होगा। ये तो करा दिया हूँ। हम ये पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन, ये टॉपिक अपना शुरू हो रहा है। इनको बहुत बेहतरीन से पढ़िएगा, इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, नमक हम कैसे लाते हैं। गांधी जी के आप यहाँ पे फिगर भी देख रहे होंगे, जहाँ पर नमक के लिए सत्याग्रह, नमक कानून को भंग करके बनाया गया। इतिहास में इसको पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसका केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसे बना, कहाँ से आता है। चलिए बात करते हैं साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट मतलब लवण होता है, लेकिन हम यहाँ पर साधारण नमक की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से मिलता है, इसके ऑकरेंस क्या होते हैं, इसके एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसे हम खाने या नमक के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं ना अपने घर में, जो टेबल पर होता है, अपने रसोई घर में आपके पास देखा होगा अपने, जहाँ से हम नमक सब्जी में या डायरेक्ट खाते हैं किसी चीज़ में डालकर, वही कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक है। ठीक है, चले जिसको सब, और ये परीक्षा में पूछा गया साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा। उनका रासायनिक सूत्र पूछ लें, रासायनिक के नाम पूछे तो बोलिएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे प्यारे बालक जी, सोडियम क्लोराइड। नोट करें इतना, सर नोट हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए उनका फार्मूला पूछ ले तो सोडियम क्लोराइड, उनका फार्मूला पूछ ले तो सोडियम क्लोराइड। बच्चा जी इसका गलनांक बहुत खतरनाक होता है। कभी अपने नमक पर तवा या बर्तन में कोई कितना भी अपना चूल्हा हीट कर लीजिए, आप नमक को नहीं गला पाएंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। देखिए हमारे चूल्हा पर हम लोग कितना दे सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है जितना, इसको चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस, तब नमक गलता है। आप नमक को डाल के डायरेक्ट गला के देख लीजिएगा, पानी में नहीं, सूखा। जितना भी आपको तावा पर रखना है, कढ़ाई में रखना है, रखिए, आपको जितना भी हीट देना दीजिए, जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि उसको गलनांक जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस होता है। सूत्र आपको पता हो गया सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक रासायनिक नाम है, उसका देसी नाम क्या है, साधारण नमक, उसका व्यापारिक नाम क्या है, साधारण नमक। चलो बात करते हैं आगे, इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, उपलब्धता और निष्कर्षण, एक्सक्रेशन, निष्कर्षण, इसका हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे, कहाँ मिलेगा, और कैसे इसका निष्कर्षण होगा, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 विधि पढ़ेंगे। नोट कीजिए जल्दी से, इतना स्लाइड नोट हो गया सर। आइए तो यहाँ पर हम इसको 3 विधि से पढ़ने वाले हैं। एक तो मिलेगा हमको समुद्री जल में, आप तो पढ़ते हैं समुद्र से बनता है। एक खनिज के रूप में मिलता है, खनिज नमक के रूप में, जो पत्थर के रूप में मिलता है, जैसे हमने सेंधा नमक खाया होगा, काला नमक खाया होगा, तो पत्थर से होता है। और एक होता है इनलैंड लेक्स के बारे में, यानी अंतर्देशीय झील में। ठीक है, चलो तीनों को पढ़ते हैं। पहले ए वाले को पढ़ लेते हैं। ये समुद्री जल में बच्चे जी विभिन्न लवण से घुले होते हैं। यहाँ पर आपको मैं कुछ डायग्राम भी दिखाते चलूँगा, ताकि आपको अच्छा लगे, फील अच्छा है, मज़ा आए। चलो ठीक सर, ये समुद्री बनता कैसे, तो ये आपको मैं वो PDF दिखाऊंगा, थोड़ा आप इसको पढ़ ले। हाँ, यहाँ तक हो गया। चलिए इसको थोड़ा रीड मारते हैं, एक बार आसानी से, एक बार में क्लियर हो जाएगा। समुद्री जल में विभिन्न लवण जल घुले होते हैं, जिसमें से अधिकांश सोडियम, देखिए समुद्री जल में ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ नमक वाला ही, उसमें बहुत सारे लवण घुले हैं। लेकिन उसमें देखिए जैसे बहुत सारे लवण का मतलब क्या है, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, और हमको क्या निकालना है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही निकालना है। लेकिन ये ज़्यादा होता है, ये घुला है, लेकिन इसकी वहाँ पर अकरेंस ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा ये डिजल्व होता है। जैसे समुद्री जल का, और अब मान लीजिए समुद्री ज़्यादा है, और समुद्री जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होगा, सूर्य प्रकाश पड़ेगा, वो धीरे धीरे सब भाप बन के निकल जाएगा, वो सूखेगा झाग के रूप में। फिर उसको हम लोग वहाँ से उसको साफ करके रिफाइन करके नमक हम लोग यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं। उसमें क्या क्या पाया था, पढ़ते कि उसमें आयोडीन पाया था नमक में। चले ये हो गया, इसको आप चित्र समझे, चित्र आपका ये रहा। सब कुछ आपको डायग्राम से पढ़ा दिया, टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चा को फीलिंग है, मज़ा है पढ़ के। ये रहा, आप देख रहे हैं मान लीजिए समुद्र है, ठीक। यहाँ सूर्य भगवान का लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा। और हवा भी है, देखिए हवा भी बढ़ रहा है, हवा से भी पानी सूखता है, विश्वास नहीं होगा। अपने जल इसे पानी लेना, थोड़ी देर में देखना पानी को फूकना मुँह से, या हवा लग देना, हवा से भी पानी, तो ये विंड, हवा से भी इसमें के जल खत्म हो रहा है, और इसमें के सूर्य के लाइट से भी इसका वाष्पीकरण हो रहा है। 2 तरीके से वाष्पीकरण है, हवा से भी और वाष्पीकरण भी हो रहा है।
और इसमें अधिकांश क्या गुण है, सोडियम क्लोराइड। अब बाद में कुछ जब सूखता है पानी तो ऐसा कुछ देखेंगे कहीं पे उजले 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 सब दिख रहे हैं आपको, ये सब नमक है। अब इसको मशीन में ले आकर साफ ऑफ किया जाएगा, डायरेक्ट इसको यूज़ किया जा सकता है। बच्चे जी मेरे साथ एक बार दुर्घटना घटी थी, मैं गया था गुजरात सूरत में, तो वहाँ पर मैंने कल का पानी डायरेक्ट, मैं समझा कि हम लोग बिहार के से गए थे तो हम लोग का पानी जहाँ से कल से पी लीजिए, मैं वहाँ पे क्या किया कि पानी चला के डायरेक्ट मुँह में ले लिया। बच्चे जी मैं कुल्ला तो ले लिया था, एक बूंद अंदर गया था, बाकी बूंद मेरे अंदर नहीं जा रहा था। जी पानी देखने से नहीं बहुत साफ़ आता, कल का पानी चलाया मैंने, बहुत साफ़ निकला पानी, लेकिन वहाँ तो आसपास में खाली समुंदर है। अब उस समुंदर का पानी था, ओहो पूछिए मत बच्चा जी। चले बहुत तकलीफ़ हुआ था हमको, ना उसको मैं फेंक पा रहा था ना उसको निकल, क्योंकि प्यास भी बहुत ज़ोर लगी थी। बाद में अंततः फेंकना ही पड़ा क्योंकि बहुत हार्ड लगन था उसमें, ज़्यादा है क्लियर। चले अब आते हैं बच्चा जी एक दूसरा तरीका, दूसरा आपने पढ़ा रॉक सॉल्ट के रूप में, जो सिंधा नमक का बोलते हैं, खनिज पत्थर से भी इसको बहुत देखते हैं, काला नमक सिंधा नमक अभी दिखाऊंगा। ये साधारण ठोस नमक के निक्षेप में रूप में पाया जाता है, जो तब बनता है जब मान लीजिए कि बहुत कोई समुंदर है, बहुत समुंदर बीता, कुछ सदियों बीत गए, कुछ वक्त बीत गया, और वहाँ पर क्या हुआ कि जो वहाँ के जल थे सूख के, अर्थली इम्प्योरिटी में उसमें सूख गया, उसमें अशुद्धियाँ भी था लेकिन सूख गया, पूरा पत्थर जैसा बन गया। इसलिए उसका रंग क्या होता है बच्चे, उस नमक का रंग भूरा भूरा होता है। अपने सिंधा नमक का रंग थोड़ा भूरा होता है। वे स्थान जहाँ पर नीचे पाए जाते हैं, और ये कहाँ मिलता है, अपने पढ़ा तो कहाँ पाए थे, इसको तो अपने पढ़ लिया कि कहाँ पाए थे, समुद्र में। और ये नमक कहाँ पाए जाएंगे, ये जैसे हिमाचल प्रदेश में जाइएगा उसकी मंडी में पाए जाते हैं, तो इसको भी आपको चित्र दिखाया जाएगा। ये नमक होते कैसे, देखिए मज़ा आ जाए सर जी, मज़ा आ जाए डायग्राम। ये नमक की बात कर रहा हूँ, सिंधा नमक। बच्चे ये सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घर में ये नमक खाएं तो हम लोग को थायराइड वायराइड बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती हैं। थोड़े महंगे तो हैं सिंधा नमक, इसको यूज करें बच्चे जी, घर पे माँ से बोलें, ताकि आप बच्चे साइंस पढ़ रहे हो तो इसका बेनिफिट आपको होना चाहिए। बच्चे घर में सिंधा नमक खाने से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। मानता हूँ थोड़े से कॉस्टली है, ये 50 रुपये समथिंग आता है केजी में, लेकिन बच्चे नमक यूज ही कितना होता है, हम लोग 2-2 किलो नमक एक दिन थोड़ी यूज करते हैं, और हम 50 रुपये का नमक लाते हैं बच्चा जी, तो उसको कम से कम हम लोग 15-20 दिन तो खा ही सकते हैं, उतना परिवार वाले मिल के, सबको बीमारियाँ कम होगा। इसको यूज करें आप लोग। मैं तो मैक्सिमम टाइम पे लाता हूँ घर पे ये सब। चलें, और ये पंजाब के खिवरा में था, लेकिन अब तो बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चल गया है। ठीक है, चले, नोट हो गया। हाँ सर, कैसे बनाइए, जब समुद्र के पानी सूख जाते हैं तो ये पथरीले रूप में, पत्थर से बन जाते हैं ठोस में। चलो इसका निष्कर्षण कैसे करें, ऐसे कैसे निकालेंगे। अगर देखिए मिट्टी के ऊपर है तो ऐसे ही खोद के निकाल लेंगे, और माटी के पूरा अंदर है तो ये पत्थरों क्या करेंगे बच्चा जी, यही चीज़ ऊपर है तो इसको हम खोद के डायरेक्ट निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा खुदाई करेंगे निकाल लेंगे। लेकिन नहीं पत्थर खूब नीचे दब गया हो तो कैसे निकालेंगे, तब देखो उसमें क्या करेंगे, होल करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। अब पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी में सब घुल जाएगा, ये सब पानी में नमक नहीं घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा। अब घुलने के बाद फिर पानी डाल लेंगे, जब समुद्र का पूरा नीचे है तब, और फिर उस पानी को वाष्पीकरण कर देंगे, फिर से हमको सॉलिड मिल गया। और सर कितना दिमाग है हम लोग के पास। हाँ, सतह के ऊपर है तो खुद कर निकाला जाएगा, बहुत अंदर है तो उसे पाइप डाल कर पानी डालेंगे, और पानी डाल के बच्चे उसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए ये बात रहा। सरफेस पे तो निकाल लीजिए, और डीप है तो उसमें पानी डालिए, फिर पानी डाल के उसको बाहर निकालिए। इसको मैं डायग्राम बना दिया हूँ, देख लेंगे आप, छोटे से डायग्राम बना देना है आपको ताकि याद रहे। ये वाला नीचे अब जल में घुल गया है, अब पानी डाला गया, घुल गया, फिर इसी पानी को हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से मशीन के द्वारा। फिर उस पानी को हम लोग वाष्पीकरण कर देंगे, पानी को वाष्पीकरण कर देंगे, सारे पानी वाष्प निकल जाएंगे। जो घुला क्या था उसमें, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, चले आगे बढ़े। और सर तीसरा विधि झील वाला, अंतर्देशीय झील। चलो, यानी इनलैंड लेक्स। चलो, अंतर्देशीय झील के पानी में प्राकृतिक वाष्पीकरण से बड़ी मात्रा में नमक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के जो भारत में है सांभर झील, जो ग्रेट सॉल्ट, जिसमें ग्रेट सॉल्ट है, और क्या UTH USA में, यानी थोड़ा फॉरेन के बात चल रहा है, वहाँ पर इसे पाया जाता है। उसके कारण प्राकृतिक रूप से क्या होता है बच्चे जी, इवेपोरेशन होते हैं, और होते होते ये बन जाता है। जिससे कि मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा, ये वाला है, देखिए ये पानी है, ये पानी वाष्पीकरण होकर देखिए बहुत सारी बड़ी मात्रा में बन जाता है, तो ये भी नमक है, जिसको हम बोलते हैं सैम्भर लैक्स। क्योंकि अपना सामान पाया जाता है भारत में, संभर झील से पाया जाता है, झील से, तो उसको सैम्भर लैक्स झील बोला गया है। और ये US में पाया, PDF सबको मैं डायग्राम दिखा दिया हूँ ताकि आपको फील आ जाए। आपको सब चीज़ बनानी जरूरी नहीं है। चले, अब देखें साधारण नमक का उपयोग। अब बच्चा जी इसके हम लोग अब तो इसको अपने पढ़ लिया,
बच्चे साधारण नमक आपने पढ़ लिया, ठीक है सर ये पढ़ लिया आपने, इसको जरूर नोट्स में कर लेंगे, इसको पढ़ के रीड कर लेंगे। अब इसका यूज पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है हमारे आहार में, भोजन में, ओहो ज़रूरी है, फूड में ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे घटक होते हैं। आपने पढ़ा होता है उसमें आपको घेघा रोग नहीं होता है गाइटोर और नमक से, और क्या बोलते हैं थायराइड जो ग्रंथि होती है उसको भी सहायता मिलता है, इसीलिए नमक खाना चाहिए, नमक में आयोडीन पाया जाता है। चलो ये हमारे दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री जैसे और अदर में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो, ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो, बेकिंग सोडा बनाना हो, अन्य उसके उत्पादन करना हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है ये नमक। तो नमक का यूज बहुत अच्छा है। चलिए हम बात करेंगे बच्चे जी दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग का टॉपिक शुरू हो गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलो इनको पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसको पढ़ते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका यह से एक प्रश्न आपसे पूछ लेंगे ये लोग घुमा फिरा के कि कास्टिक सोडा किसका नाम है, किसका चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, तो आप बोलिए कास्टिक सोडा। हाँ सर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सर। चले इसका फार्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। इसका साधारण नाम क्या होता है कास्टिक सोडा। सर इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे उत्पादन किया जाता है, तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया से इसको बनाया जाता है। सर क्लोर क्षार प्रोसेस से बनाया जाता है और देखिए ये बनता है तो इसके दो तरीके हैं। एक है कि मेम्ब्रेन बेस झिल्ली से इसको पार करके बनाया जाता है, दूसरा इसको केस्टनर प्रक्रिया से बनाया जाता है, जो केलनर सेल से बनाया जाता है। लेकिन ये वाला क्या डेंजरस है तो इसको यूज नहीं किया जाता है। पहले एक बार नोट्स बना फिर आपको मैं चित्र ये दिखा दूंगा क्लोर क्षार प्रक्रिया की। इसको क्या कहता है बच्चे जी, ये वाला प्रोसेस अब यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मरकड़ी जो होती है, इसमें मरकड़ी पाया जाता है, और मरकड़ी क्या होता है बच्चे जी, तो कैंसर के लिए क्या होता है कैंसरकारी होता है, जिससे कैंसर होता है। तो क्लोर क्षार का हम आपको प्रोसेस दिखा देते हैं। सॉरी नहीं, क्लोर क्षार के इसका अभिकरण दिखाते हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा होता कैसा है इसका मैं चित्र दिखाता हूँ, आप बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और एकदम चमकता है मोती ऐसे, देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आप डायग्राम बनाना चाहते बना, लेकिन ऐसे आपको कपूर देखें, कपूर गोल गोल ऐसा होता है ये, ठीक है। चलो तो PDF से आपको चित्र दिखा दिया हूँ, आप बनाना चाहें तो बना लें, आपकी मर्जी है। सफ़ेद होता है इतने याद रखिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, या प्रोसेस क्या है, तो आपको तो एकदम बिल्कुल NCERT की लाइन चिपका देना है ये वाला। आपसे क्या पूछा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो उसके आप आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन क्या है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो अब उसके आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये रिएक्शन। तो आप उसमें पूरा NCERT से चिपकाना है, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं लिखा हूँ। तो आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण, यानी जो लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर अपघटन अभिक्रिया होती है, विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित पदार्थ क्या होता है क्लोरीन। अब क्लोर क्षार क्यों बोलते हैं, क्लोर बोलते हैं क्लोरीन, क्लोर बोले तो इसमें क्लोरीन, और क्षार बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपका नोट हो गया। चले ये रहा। मैं क्या दिखाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे भारतीय मोहन लेके बैठ जाते हैं, तो वो रोएंगे थोड़ा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको नोट कर लिया आपने, रिएक्शन दिखा दिया सर, कहाँ से कहाँ तक, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन एक लाइन नीचे लिखना है। आपका आंसर यहाँ तक हो चुका है। चलो अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ा, इसको क्लोर क्षार क्यों बोला गया, अब बात कर लिए। थोड़ा सा इसको और आगे पढ़ लेते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण, इस प्रक्रिया के उत्पन्न 3 उत्पादन चित्र 2.8 में दिखाए गए। इससे 3 चित्र उत्पादन होते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गया कैथोड पर, क्लोरीन गया एनोड पर, और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, आपके लिए जो हम ला रहे हैं उस क्लोर क्षार प्रक्रिया आपने लिख लिया। देखिए मैंने लिखा हुआ था कि NCERT से इसको लिखना था आंसर को, आपने पूरे जहाँ तक बताया रिएक्शन तक आपने आंसर लिख लिया। अब चलो इसको हम चित्र से आपको दिखाते हैं ये कैसे बनती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे आपको चमक जाएगा, नहीं तो ये बात थोड़ा आपसे टफ हो सकता है।
देखिए मैं आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ। देखिए जैसे आपका ये डायग्राम है एक, और बीच में क्या है, मेम्ब्रेन लगा है। अपने पढ़ा इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक मेम्ब्रेन आप कैसे प्राप्त किया जाता है, दो तरीके से। एक है मेम्ब्रेन बेस्ड झिल्ली से आधारित, और दूसरा तो इसको हम यूज नहीं करते, इसमें कैंसर खतरा होता है। हम इस प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कास्टिक सोडा को प्राप्त कर सकते हैं। चले अब देखिए यहाँ पर क्या झिल्ली लगी है, ये वाला, ये कैसी झिल्ली होती है इस पर हम बात करेंगे। झिल्ली लगी है तो ये क्या है, झिल्ली। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में बना लीजिएगा, आपको डायग्राम टॉप नहीं दिखेगा, बहुत ईजी समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये क्या है बच्चा जी, ये है एनोड और ये क्या है, कैथोड। आपने पढ़ा था कैथोड पर कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन आएगी। कैसे आएगी समझा जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन आएगी, एनोड पर आएगी, देखेंगे। यहाँ पर बच्चा जी एक लगा है रोड, एक लगा है कैथोड, ये एनोड का छर लगा है, ये कैथोड का छर लगा है, ठीक है, छर लगे हैं। बच्चा इसमें क्या किया था, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, इसको बोलेंगे सर आप डायग्राम को थोड़ा अपने पीडीएफ में दिखा दीजिए, तो पीडीएफ भी दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप सिर्फ पढ़ते रहें, यही इच्छाएं हैं अपनी। चलो आपको मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, ये ओरिजिनल डायग्राम है, इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। तो अपने इसमें क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन इसमें डाला गया, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन बोले किसका बच्चा जी, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करना है। तो अपने क्या पढ़ा था बच्चा जी, किसके विलयन पर, तो अपने एनसीईआरटी पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। तो उसका जलीय विलयन कैसा होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चा जी, इससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। मैं थोड़ा और इसके बारे में समझा दूँ, क्योंकि इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाला गया, किसका डाला गया भाई, तो NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। इसका मतलब होता है ये सैचुरेटेड संतृप्त विलयन होता है, जिसमें NaCl जल में घुला होता है। अब NaCl में क्या होता है भाई, इसमें क्लोरीन क्या है, एक्वस फॉर्म में, और सोडियम क्या है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है सर। अब देखिए सोडियम पर क्या बची, प्लस आयन, और क्लोरीन पर क्या है, माइनस आयन। फिर मान लीजिए कि सोडियम, दो सोडियम को मैं आपको समझाना, दो सोडियम का आयन दिया हूँ, दो, ये सोडियम और ये सोडियम, ठीक है, और ये क्लोरीन। आपने पढ़ा क्लोरीन कहाँ जाएंगी, ये क्या है, ऋणात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक। तो इसको अट्रैक्शन कौन करेगा, प्लस वाला, और प्लस कौन होता है, एनोड। तो ये एनोड के इसको आकर्षण कर लेगा, सारा क्लोरीन खींच लिया, ऐसे जा रहे हैं सारे उसके आयन जा रहे हैं, ठीक है। अब अकेला कौन बच रहा है, सोडियम, दो बच गया, मान ली दो क्लोरीन यहाँ गया, दो क्लोरीन यहाँ चले गए, अब बच गए दो सोडियम। अब देखिए सिर्फ दो सोडियम से हमको तो क्या प्राप्त करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम है, इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं एक साइड, तो इसमें और क्या किया था, इसमें कुछ जल कम मात्रा में डाला था, जल, वाटर, यहाँ दिखा दिया, कुछ वाटर इसमें कम मात्रा में होते हैं। तो वाटर क्या होता है बच्ची, H2O, सूत्र क्या होता है, H2O, यानी दो हाइड्रोजन, और इसमें H और OH में टूटता है, H OH माइनस में टूटता है। तो इसके मान लीजिए कि HOH, H प्लस, दो H दिखाता हूँ, एक H मान लो यहाँ दिखा दिया H प्लस, एक H प्लस यहाँ दिखा रहा हूँ, और दो OH आपको समझाने के लिए, OH माइनस, ठीक है, यहाँ OH माइनस है। अब बच्चे जो अपने झिल्ली जो लगाए थे, ये झिल्ली क्या करती है, ये झिल्ली इधर क्लोरीन को नहीं आने देती है, क्योंकि ये क्या है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। ये क्या है, अर्धपरागम्य झिल्ली है, क्लास 9th में पढ़ के आए थे बायोलॉजी में। ये झिल्ली की खासियत क्या होती है, कुछ चुने हुए चीज़ों को जानने देगी, सेलेक्टिवली, यानी जो इसको चयनात्मक, जो इसको चयन करना है उसको ही जाने देगी, सबको नहीं। इससे चाहे क्लोरीन के हम इस झिल्ली से पार होकर इधर चल जाएँ, इस एनोड पर चल जाए, इस हम कैथोड पर चल जाए, नहीं जाने देगी, क्योंकि यहाँ पर एक झिल्ली लगा है, और झिल्ली सिर्फ किसको, सोडियम को ही पार होने देती है। अब सोडियम बच्चे यहाँ से पार होकर आ गया, दोनों सोडियम, ये वाला सोडियम और ये वाला सोडियम, दोनों क्लोरीन तो चले गए कहाँ पर बचा जी, दोनों चले गए हैं कहाँ पर, एनोड पर, और कैथोड पर कौन आ गए, दो कैथोड पर नहीं आया, लेकिन दोनों सोडियम इधर आ गया, ठीक। और इधर जल था, जल में क्या था बच्चा जी, H प्लस, OH माइनस, H प्लस OH माइनस। H प्लस बच्चा जी क्या है, ये कहाँ, कैथोड पर चला गया है, कैथोड इसको आकर्षण कर लेता है, क्योंकि क्या ऋणात्मक होता है, कैथोड क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और निगेटिव, और H प्लस है तो प्लस को तो निगेटिव खींचेगा ही खींचेगा। अब देखें बचिए क्या है, OH माइनस, दोनों प्लस को तो एक खींच लिया, इसीलिए बोला चाहिए देखो कैथोड पर कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, सॉरी एनोड पर कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा जी बच गया OH माइनस OH। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपके पास दो सोडियम इधर मैं दिखा रहा हूँ, और दो OH माइनस है,
OH माइनस इन हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सूत्र, सोडियम पर एक चार्ज, इस पर भी एक चार्ज, तो Na इसका इसमें तो NaOH। सर आपने तो समझा दिया कि मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मेरा कास्टिक सोडा बन गया। कितने अच्छे पढ़ाते हो सर जी। ये सब मेरा देन नहीं है, एक सर का देने की इतने बेहतरीन आपको कोई समझाएगा नहीं, पूरे लेक्चर से खंगार लो यूट्यूब पर जाके। अब लेकिन देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर जो आपने डाला था बोराइन सोल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का, क्लोरीन चले गए कहाँ पर, एनोड पर। एक झिल्ली थी जिसको अपने पढ़ा, जिस विधि से इसको प्राप्त करते, इसमें झिल्ली लगी थी, जिस झिल्ली क्या करती है इसको सोडियम का दी, इसमें कुछ अपने वाटर डाल लेते, वाटर टूट रहा था किसमें, हाइड्रोजन और OH के रूप में, पर कम मात्रा में टूटता है, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में। तो हाइड्रोजन चले गया कहाँ पर, कैथोड पर। उसके जो OH माइनस थे और इधर सोडियम जो आ रहा था इस झिल्ली से, ये बन NaOH, ये क्या बना लिए NaOH, क्योंकि इसका एनायन इसका कटायन आपस में रिएक्शन करके बना लिए NaOH, क्या बना NaOH। और NaOH कहाँ पाए जाएंगे, सोडियम क्लोराइड आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, तो कैथोड के नज़दीक। ये मतलब कैथोड डाला गया अपने इसमें, ये अपने कैथोड डाला था छर, इस छर के नज़दीक में, छर यहाँ है तो इसके आसपास में, इसके नज़दीक पाए जाएंगे। वही तो झिल्ली का नाम है। क्या इस डायग्राम को बना पाएंगे आप, जिस समय बनाया हूँ बना लें। एक बार हमको ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये रहा, देख ले, और छोटा करना पड़ेगा, ये रहा। चलो कि बच्चे ना बोले सर आपको थोड़ा अपने अच्छे नहीं बने थे, जी मैं अपने तो सब पूरा 100% कोशिश करता हूँ, ये मेरी सबसे बेहतरीन राइटिंग होती है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा ज़्यादा साफ नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा तेज़ लिखता हूँ इसके लिए। चलें अब देखें, बोरान क्लोराइड के सोल्यूशन के बारे में बता दिया। एनोड पर क्या गया, एनोड पर क्या हो रहा था, अब समझे थोड़ा इसको रिएक्शन के रूप में। एनोड पर अपने पढ़ा कि 2 क्लोरीन गया, यानी क्लोरीन ने क्या किया बच्चे जी, 2 क्लोरीन कुछ ने क्या किया है, माइनस मतलब क्या, लूज किया, माइनस मतलब क्या किया बच्चे जी, लूज किया। तो लूज किया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ दिया होगा, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है भैया जी, ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन का योग हो या ऑक्सीजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है एनोड पर, ये हो रही थी एनोड पर। चलो अब देखिए, इसमें अपने पढ़ा था कि जो आयन थे, Na का जो आयन था, ये वाला आयन थे, क्लोरीन तो यहाँ चल गया एनोड पर, जो इसका आयन थे इस झिल्ली से पार किए थे, सबको यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूँ। तथा सोडियम के आयन एक्सचेंज, अदला बदली होते, मतलब इधर से चले जाते हैं पार होकर एक मेम्ब्रेन से, जो मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल, यानी अर्धपरगम्य झिल्ली होती है, जो चुने हुए, जो इस झिल्ली की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर झिल्ली के हम नाम लेते हैं नेफ्रॉन, NaFLOIN, नेफ्लॉन। नेफ्लॉन क्या है बच्चे, झिल्ली है, इसको जरूरी नहीं, लेकिन अब लिख दिया, सर ने लिखा तो लिख दिया गया, बहुत मतलब डीप में जानकारी हो गया आपके लिए। तो आपने क्या पढ़ा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ये दूसरा और ये तीसरा कैथोड पर क्या हो रहा था, जब एनोड पर वो सब हुआ तो कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर हाइड्रोजन जा रहे थे, 2 हाइड्रोजन चिपके हैं, तो वहाँ पर चिपका है मतलब प्लस चिपका है वहाँ पर, यानी वहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या किया, वहाँ पर भी उसने त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। हाइड्रोजन इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, हम बता रहे हैं इसको 2 प्लस थे, और यहाँ पर प्लस 2 ग्रहण किया गया, और यहाँ पर क्या किया गया बच्चे जी, क्लोरीन का मतलब त्याग किया गया। क्लोरीन में क्या हो बच्चे जी, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग किया गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिला है इसको, क्योंकि प्लस 2 चार्ज है, 2 आयन मिले हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर होता है रिडक्शन अभिक्रिया। तो कैथोड पर क्या, एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चे जी, रिडक्शन, यानी वहाँ पर होता ऑक्सीकरण, यहाँ हो रहा था अवकरण। ठीक है, अब चले, अब कुछ प्रश्न के आंसर कर लेते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा, दांतों के सड़न से बचने के, दांत को सड़ने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। हमारा टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन बिहार भी पूछता है, टूथपेस्ट जो अपना होता है वो कैसा होना चाहिए, जो हम लोग कोलगेट जो भी कंपनी के यूज़ करते हैं, डाबर सब, वो पेस्ट अपना कैसा होना चाहिए, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। बच्चे थोड़ा ऑप्शन और ध्यान से देखना, यहाँ ABCD, ठीक है। चलो तो जल्दी से आंसर करें। तो बच्चे देखें, अपने पढ़ा था कि जब मुंह का
पीएच मान 7 अम्लीय होता है, 5.5 से कम होता है। जब अम्ल होने पर दांत खराब होता है, यानी हमारा दांत उसको अम्ल को घटाने के लिए हमको क्षारीय देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चे जी? ऑप्शन सी क्षारीय। अपना टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्षारीय। आपका हो सकता है बुक किसी किसी गाइड में गलत आंसर दे दिया होगा इसका, तो उदासीन नहीं क्षारीय आपका टूथपेस्ट होना चाहिए, ताकि जो मुंह का पीएच मान अम्लीय हो गया है उसको क्या कर पाए? न्यूट्रलाइज कर पाए, उदासीन कर पाए। चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं, आपके अब अंतिम चरण चल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो अपने पाचक रस होते हैं रिलीजिंग यानी रिलीज का छोड़ते हैं दौरान पाचन के दौरान निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस का रस का जो पीएच क्या होता है, पीएच उसका क्या होता है, उसका पीएच मान क्या होता है? जल्दी करें। 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 के बराबर 0। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 7 से कम, क्योंकि आपने पढ़ा था जो पाचक रस में जो अम्लीय होते हैं, अम्ल पाया था उसमें पाचक रस में, और अम्ल का पीएच मान 7 से तो बिल्कुल कम होता है। 7 से ज़्यादा क्षार का होता है, 7 के बराबर उदासीन का होता है 0। तो भाई ये पूरा अम्लीय हो गया, बहुत हार्ड अम्ल हो जाएगा, ये ज़्यादा अम्ल हो जाएगा। ये उस पदार्थ का पहचान करें जो हमारे दांतों को के इनेमल से बना होता है और पीएच के नीचे जिसका पीएच के नीचे से इसका संचारण, और कितने पीएच पे दांत खराब होता है और किसी से दांत अपना बना है, ये चीज़ करना है। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी कीजिए, जल्दी करें, क्वेश्चन को रोकें, एक बार ट्राई करें। तो हम पढ़े थे जो दांत बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, तो कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ कहाँ है? ये दोनों ऑप्शन बी और डी गलत हो गया और बच गया ए और सी। तो कैल्शियम फॉस्फेट। अब पीएच मान दांत का कब खराब होता है भाई? 5.5 से, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अब आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं यहाँ पर। द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो लवण होते हैं वो इसका प्रबल अम्ल और वीक बेसिस। प्रबल अम्ल और देखिए प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार से है, तो उसका पीएच मान कितना और कितना है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? अम्लीय। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, तो अम्लीय हो जाएगा। और वीक बेसिस और दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार है तो बच्चा जी उसका पीएच मान कितना से कम होना चाहिए? दुर्बल क्षार का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। दुर्बल क्षार जो होता है बच्चा जी, और लवण है तो दुर्बल क्षार जो बनता है ये किसका पीएच मान कितना था? 7 था। अब याद कीजिएगा, लेस देन 7 था। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो वहाँ पर 7 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक तो अम्लीय और एक दूसरा क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय हो जाएंगे। वो कैसा बनेगा? लवण, वो लवण बनेगा अम्लीय और उसका पीएच मान लेस देन 7। सर कहाँ से कंसेप्ट आ गया? तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पढ़ाया गया था, आज ही जस्ट पढ़ा था हमने थोड़ा देर पहले। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आपके पास प्रबल अम्ल है कोई, ठीक है, और दुर्बल क्षार है, तो जो लवण बनेगा एसिडिक अम्लीय बनेगा, उसका पीएच मान लेस देन 7 होगा, पीएच मान लेस देन 7 होगा। तो बिल्कुल आपको सबको जो कोई भी कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे बेहतरीन पढ़ाए जाएंगे। तो उसका पीएच मान कहा गया क्वेश्चन ये होगा 7 से कम, लेस देन पूछा है 7 से कम। निम्नलिखित में कौन सा लवण नहीं है? कौन लवण नहीं है यानी कौन? तो देखिए इसे पहचाने पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी NaOH क्या है भाई? क्षार है। क्या है? क्षार है। चले अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है? आज पढ़ाए थे कास्टिक सोडा। क्या पढ़ाए थे? कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी। छोटा तो नहीं ना प्रश्न कुछ, एक बार फिर से कर देता हूँ रिवाइज, क्योंकि वो चीज़ कैमरे पे ध्यान नहीं रहता, नहीं से थोड़ा डर लगता है कि कुछ कट तो नहीं गया स्क्रीन से। चलो अब सवाल ऐसा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं? तो कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है? क्लोरीन गैस का होता है। इसको भी आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, कुछ क्वेश्चन थोड़ा एडवांस पहले ही करा देते हैं, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस बहुत बेहतरीन होगा, टेंशन नहीं लेना है। विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओहो, कहाँ प्रवाहित कर रहे थे? किस पर? तो हम प्रवाहित कर रहे थे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर, ऑप्शन बी। ABCD। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है
प्रोटॉन देता है या OH देता है? जिसको प्रोटॉन देता है, क्योंकि बच्चे जी अम्ल वो है जो H+ देता है। तो H देता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग दे नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, वो H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन में बच्चे जी कभी इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बच्चे जी उसका परमाणु संख्या 1 होता है, और उसके तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो तो कभी इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं देगा। वो क्या दे सकता है? सिर्फ अपना प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन। चलो, वे खाद्य पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के विलयन को लाल कर देते हैं, वो क्या है? तो इसके आंसर सी हो जाएगा, लवण है। बच्चे मेरे पास समय कम है, लड़के बच्चे बात चुके हैं ऑफलाइन में, सुबह 5:30 में क्लास है, तो मैं रिकॉर्ड थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, लेकिन ये आपकी ईमानदारी बनती है, क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आपको करना भी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय है? ठीक है, शुष्क HCl के जली विलयन। तो इसको मैं, चलो होमवर्क में छोड़ जा रहा हूँ, होमवर्क कर लीजिएगा इसको। अब देखिए भाई, इसके क्वेश्चन आसान क्यों है? चलो इसको मैं करा देता हूँ। अपने पर अम्ल वो होते हैं जो जल में अपना गुण दिखाते हैं, जल में, तो सूखा है तो नहीं दिखाएगा। अब देखिए, अमोनिया तो है नहीं, अमोनिया तो भाई ये तो एथी में आता है, क्षार में आता है, और बच गया HCl अम्ल है लेकिन सूखा है, और ये क्या जली विलयन? तो ऑप्शन बी के साथ जाइए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का हम करते हैं, ये कोई बात है? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अनीला अम्ल, अम्ल करेगा नीला से लाल। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? तो क्षार करेगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अरे बाबा, अच्छा क्वेश्चन है। जल में घुलनशील जितने क्षारक होते हैं, जल में घुलनशील भस्म पूछ दे या यहाँ लिख दे क्षारक? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्षारक। जल में घुलनशील बेस यानी क्षारक, बेस क्षार कहलाते हैं, एल्कलाई कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। अम्ल जो होगा H+ देगा। जल की अनुपस्थिति में HCl आयन उत्पन्न कर सकता है, हाँ या नहीं? अरे भाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जल में ही अपना गुण दिखा पाएगा। हल्दी कैसा है? तो प्राकृतिक सूचक है, पढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है का जोड़ा है? तो गंधीय सूचक में कौन कौन आता है? तो देखिए, एक तो आएगा आपका लौंग का तेल और एक वेनिला का सुगंध, ये दोनों आ जाएंगे। प्याज नहीं है, प्याज आएगा लेकिन हल्दी तो नहीं है, हल्दी सुगंधित नहीं है, हल्दी तो क्या प्राकृतिक है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अरे भैया बताइए, सिरका में पाया जाता है, ये तो आपको याद रखना है। NaOH, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कहता है कि और 20 ml आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 ml आपका लगता है HCl। तो अब बोल रहा है कि 40 ml आपको सोडियम ये लेना है, हाइड्रोक्साइड। तो अब इसको उदासीन करने के लिए इसको डबल कर दीजिए, 16 है तो 32 कर दीजिए। सवाल में तो कुछ खास है नहीं, एक लॉजिकल सवाल है। 1 रुपये में 2 आम, 2 रुपये में को आम, 4 आम। 1 बिलियन में फिनोप्सिलिन की एक बूंद डाली जाती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो बिलियन ए क्या है? सी, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नहीं है? तो भाई ये अम्ल है, ये क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है? तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने के लिए बच्चे जी पहले देखिए कॉपर, देखिए अम्ल क्षार से अभिक्रिया करने के लिए भाई हाइड्रोजन कैसा आना चाहिए? इन हाइड्रोजन से दोनों कम होने चाहिए। तो ये तो आप और कान्हा कार्बाइन अल्टोजन फरारी में याद किए होंगे, तो ये तो होगा नहीं, और कॉपर तो होगा नहीं। कान्हा कार्बाइन अल्टोजन फरारी हाई क्यों? तो ये तो दोनों होने नहीं वाले। अब बताइए फेरस में और जिंक में कौन? तो आप याद किए होंगे कि इसमें जिंक पहले आता है, कान्हा कार्बाइन अल्टोजैन, तो डी के साथ जाइए, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये रिएक्शन कर सकता है क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन है। NaOH पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? इसको आप देखें, यहाँ पर यह रिएक्शन समझा दिया हूँ, ये है रिएक्शन। कौन सा गैस निकला है? CO2, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसको आदान प्रदान करेगा, लास्ट में बचेगा CO2, ये गैस है। बच्चे वीडियो फास्ट हो रहा है, लेकिन आपको तो आराम से करना है, चलो ये हो गया, कर लें, सबके आंसर कर ही दिया गया है, कर लीजिए।
अब यहाँ पर मैं थैंक यू आपसे, थैंक यू, धन्यवाद आपको। और उसके बाद लेक्चर नंबर 6 बहुत जल्दी आने वाला है। अब आपको केमिस्ट्री तो फिनिश किया जाएगा, मैं सोचता हूँ बीच बीच में थोड़ा बायो को भी स्टार्ट कर लिया जाए। चलो ओके, धन्यवाद, लव यू सो मच। मैथमेटिक्स को रिवीजन कीजिए आप लोग, वीडियो से व्यूज़ नहीं जा रहे हैं मैथ में, लगता है आप लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि उतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया।